Welcome to Perfection IS, and this is going to be our current affairs revision lecture series for the section of environment and ecology. This is our first lecture. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 इयर्स के सेलिब्रेशन या फिर कॉमेमोरेशन का। जैसा कि वी ऑलरेडी नो कि 1972 में जो यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसने पहली बार एनवायरनमेंट को एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया था, उसी को हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है एंड बाकी के जितने भी जो हमारे एक्ट हैं वो सभी के सभी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए और हमारे पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज होने लगे आफ्टर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्वीडन में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है इस बार, वो इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को के 50 ईयर्स को कॉमेमोरेट करती है। बेसिकली जो थीम है इस बार की वो है अ हेल्दी प्लैनेट फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी, आवर ड्यूटी एंड आवर अपॉर्चुनिटी। एजेंडा था इस बार की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, ताकि जो एनवायरनमेंट की जो एफर्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके और कोविड-19 की सस्टेनेबल रिकवरी को डिस्कस किया जा सके। अब बात करते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसकी जो थीम थी वो है ओनली वन अर्थ। वी नो कि 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और उसके बाद से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि ह्यूमंस दे कुड नेवर रिकॉग्नाइज कि उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड एनवायरनमेंट में जो है कॉम्प्लेक्सिटीज जो है इंक्रीज हो रही है। 1972 में इस कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस में मेजर कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया और यूनाइटेड नेशन का पहला एनवायरमेंटल समिट था जिसने एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को पूरे वर्ल्ड में चेंज कर दिया और एनवायरनमेंट को एक सेंटर स्टेज फॉर पॉलिसी बना दिया। 122 नेशंस ने स्टॉकहोम के डिक्लेरेशन के जो 26 प्रिंसिपल्स एंड एक्शन प्लान्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या रहा। सबसे पहला जो रिजल्ट था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, दैट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1972 में इस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो एनवायरनमेंट के एजेंडाज को सेट करता है। यूनाइटेड नेशन के जो सिस्टम वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम है उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करता है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए एडवोकेट करता है। इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से जो है एक एनवायरमेंटल एज की शुरुआत हुई थी, जिसमें ह्यूमन स्फीयर में एनवायरनमेंट को एक प्रायोरिटाइज स्टेटस दिया गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कन्वेंशन जो कि एनवायरमेंटल क्राइसिस से रिलेटेड है उन सभी को इंस्पायर किया, जिसमें 3 मेजर कन्वेंशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही आती हैं। सबसे पहली है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC, जिसकी हर साल जो है समिट होती है। 26th जो समिट थी वो ग्लासगो में हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो दूसरी कन्वेंशन है जो इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट थी, वही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBDT। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद द एनवायरमेंटल इश्यूज एक और कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया था, दैट इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट डे है उसमें जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो कि जो हमारी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो एंड एट द सेम टाइम जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि डेवलपमेंट इस प्रेस पे हो कि प्रेजेंट नीड्स आर फुलफिल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर नीड्स। 20 साल बाद इस कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो में एक और समिट होती है जिसको अर्थ समिट कहते हैं अर्थ समिट। उसका ऑफिशियल नाम था 1992 की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। दिस अडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
जैसा कि this adopted the sustainable development. So as I have already discussed the meaning of sustainable development. Now, one more important point that is to be recognized or that is to be noted here, वो ये है कि 1992 में as a result of the Earth Summit एक फैसिलिटी बनाई गई थी, यानी कि फाइनेंशियल फैसिलिटी बनाई गई थी ताकि जितनी भी एनवायरमेंट इश्यूज हैं उन सभी को फाइनेंसेस उन सभी के लिए एक फाइनेंसेस दिए जा सके, उसको बोलते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, राइट। सो रियो डी जेनेरियो की जो अर्थ समिट थी उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको मैनेज किया जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसको मैनेज किया जाता है बाय वर्ल्ड की 3 मेजर बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज, जिसमें शामिल है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। सो बेसिकली 183 नेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर पार्टनर्स हैं। इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है जो कि फाइनेंसिंग देते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड फाइनेंसिंग जो ट्रस्ट फंड है उसका जो मैनेजमेंट है वो 3 बॉडीज करती है और उसको कहा जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसके फोकस एरियाज इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, international waters and ozone depletion and persistence of organic pollutants. Now let us move on to the ban on single use plastic. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने notify किया कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उनके ऊपर बैन हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ऐसी कोई भी प्लास्टिक जिसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ना उसको रीयूज किया जा सकता, ना उसको रिसाइकल किया जा सकता, उसके ऊपर क्या होगा, बैन होगा। सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 2021 में जो अमेंडमेंट रूल्स थे उन्हीं के अंदर जो है इस नोटिफिकेशन, इस मिनिस्ट्री ने इस चीज को नोटिफाई किया गया है। सो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसका एम है ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट किया जा सके एंड लॉस एंड डैमेज को भी कवर किया जा सके बाय 2022, यानी कि बाय द एंड ऑफ 2022, दैट इज दिसंबर 2022, सिंगल यूज प्लास्टिक would have been banned एंड ऑल्सो धीरे धीरे जो है सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक है, सॉरी नॉट द सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके और भी रूल्स अंडर अदर रूल्स जो है नोटिफाई किया गया है कि उनकी जो थिकनेस है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम प्रेजेंट 0.50 माइक्रोमीटर टू 0.75, और उसके बाद उसको 1 माइक्रोमीटर तक जो है लेके जाया जाएगा ताकि उसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाए एंड उसका प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाए। नाउ लेट अस नो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। एंड सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप के प्लास्टिक होते हैं जिनको सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, नीदर दे कैन बी रिसाइकल नॉर दे कैन बी रीयूज्ड, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कुछ ऐसे प्लास्टिक्स जैसे कि मान लो कि स्ट्रॉ हो गए, जो प्लेट्स एक्सेट्रा, सिंगल यूज प्लेट्स, स्पून्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है, इन सभी के ऊपर बैन है। बैन जो है 1 जुलाई 2002 से शुरू होगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय दिसंबर 2022 ये बैन जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इंक्लूडेड है प्रोडक्शन, बैन ऑन प्रोडक्शन, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूसेज। हालांकि नोटिफिकेशन से जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। ये नोटिफिकेशन जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर जो है नोटिफाई किया गया है, और ऐसा माना गया है जो वायलेटर्स हैं दे विल फेस अप टू 5 years इन जेल, पेनल्टी लगेगी अंडर दिस एक्ट, जिसमें 5 साल की जो है जेल हो सकती है एंड 1 लाख रुपीस का फाइन भी किया जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है वो होते क्या हैं। सबसे पहला ये है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ एक ही बार यूसेज के लिए, और उसके बाद उसको डिस्पोज किया जा सकता है। तो बेसिकली जो है रिसाइकल्ड जो है इसी मतलब कहने का मतलब ये है कि ओनली वन टाइम यूसेज है, या तो फिर दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, दे कैन बी थ्रोन एज अ गार्बेज,
और अगर अथॉरिटीज चाहें तो with the appropriate technology they can be recycled, but it is more but it is better and technologically sound कि उनके ऊपर कंप्लीट जो है बैन लगा दिया जाए, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या है, बैन कर दिया जाए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज प्लास्टिक पॉल्यूशन. Let us talk about now India's plastic pollution. सो बेसिकली इंडिया में एनुअली 3.5 मिलियन टन्स का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है. एंड पर कैपिटा की अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में पर कैपिटा प्लास्टिक जनरेशन डबल हो चुका है. 60% ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज जो है उसको कलेक्ट किया जाता है एंड रेस्ट ऑफ द 40% इट रिमेन्स अनकलेक्टेड. एंड वी नो कि अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिमेन्स अनकलेक्टेड तो इट गोज फाइनली इनटू द लैंडफिल साइट्स and which causes major environmental and health problems. The next topic of the day is eco-sensitive zones. So सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है तो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यानी कि फॉरेस्ट हो गए, नेशनल पार्क्स एंड एनिमल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरीज हैं, उन सभी के मिनिमम 1 किलोमीटर को डिलिनिएट किया जाएगा एज अ इको सेंसिटिव जोन. Basically, it directly comes from the T.N. Godarvarman Thirumalpad judgment, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट को डिफाइन किया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है अंडर दिस जजमेंट वो होगी डिक्शनरी डेफिनेशन, यानी कि जो डेफिनेशन फॉरेस्ट की डिक्शनरी में दी गई है उसी के हिसाब से फॉरेस्ट को जो है डिक्लेयर किया जाएगा, चाहे वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर रेवेन्यू फॉरेस्ट है. क्लियर. सो ऑर्डर जो है अप्लाई किया जाता है उन सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में विदाउट ए मिनिमम इको सेंसिटिव जोन, यानी कि ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है. अगर स्टेट चाहे तो उसको जितना भी एक्सटेंड करना चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकती है. और इसी जजमेंट के अगेंस्ट जो है केरला में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे, क्योंकि केरला की इकोलॉजी इस तरीके की है कि इफ़ दिस जजमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड तो वहाँ के बहुत सारे लोगों की क्या है, लाइवलीहुड जो है अफेक्ट हो सकती थी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इको सेंसिटिव जोन होते क्या है. सो बेसिकली ये 1 किलोमीटर का अराउंड द नेशनल पार्क एक लिमिट होती है जिसमें कोई भी नया परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता. नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में माइनिंग को प्रोहिबिट किया गया है एंड ऑल्सो परमिशन दे दी गई है उन सभी नॉन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को विद इन द 1 किलोमीटर और द एक्सटेंडेड इको सेंसिटिव जोन जो कि वहाँ पे ट्रेडिशनली या फिर कन्वेंशनली फॉलो होती आई है, जिसमें इंक्लूडेड है जैसे मान लेते हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी जो है इंक्लूडेड है. So, and eco-sensitive zones are declared under the Environment Protection Act of 1986. Clear? So basically environmentally significant and vulnerable region है जो कि protected areas यानी कि national parks and wildlife sanctuaries उसके around जो है declare किया जाता है ताकि national parks and wildlife sanctuaries को industrial contamination and uncontrolled development से बचाया जा सके. So basically ESZ जो होते हैं एक तरीके से बफर एरिया की तरह जो है वर्क करते हैं. क्लियर. सो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसी एक्ट के अंदर जो है नोटिफिकेशंस देती है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वाटर कन्वेंशन. इट हैज टर्न्ड 30th टुडे, यानी कि 30 साल हो गए हैं वाटर कन्वेंशन को. कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स ऑफ द ईयर 1992. सो 1992 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था ताकि जो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज और लेक्स हैं उन सभी को जो है प्रोटेक्शन ग्रांट की जा सके. बेसिकली एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है एंड मल्टीलेटरल फॉरम है जो इस पर्पज से डिजाइन किया गया है कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज जो है उनका सस्टेनेबल यूज किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेके इसे समझे, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है. तीस्ता रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है. तो यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लो करती हैं. इंडस रिवर है, ट्रांस बाउंड्री है. झेलम है, ट्रांस बाउंड्री है. ताकि इन ट्रांस बाउंड्री का जो रिवर सोर्सेज हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो एक लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन करता है सो दैट जो भी पार्टीज हैं इन ट्रांस बाउंड्री वाटर सोर्सेज को यूज करने वाली वो इसे फेयर और सस्टेनेबल मैनर में जो है यूज कर सके. So basically जो parties हैं which surrounds the transboundary waterways, they collaborate via agreement and joint entities.
नेगोशिएट किया जाता है रीजनली, एंड ये जो कन्वेंशन है ओपन है सभी यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स के लिए सिंस द ईयर 2016। सो 1990 की जो हेलेंस्की की जो वाटर कन्वेंशन है, यानी कि हम जो जिस वाटर कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, हेलेंस्की की वाटर कन्वेंशन जो है वो 1996 से विद इफेक्ट आई थी। बेसिकली इन कन्वेंशन का जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 6, एंड खास करके 6.5 का जो गोल है उसको फुलफिल यानी कि अचीव करना, so that by the year 2030 we are able to achieve the sustainable goal 6, that is clean water and sanitation, including the transboundary cooperation. Now let us talk about the Sustainable Development Report. So Sustainable Development Solutions Network ने 2022 की Sustainable Development Report को रिलीज किया गया है, जिसका टाइटल है From Crisis to Sustainable Development, Sustainable Development Goals as Roadmap to 2030 and Beyond. पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंदर प्रायोरिटाइज किया गया था वो था 1997 की ब्रुकलैंड कमीशन की रिपोर्ट में, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, एंड ऑल्सो उसकी एक तरीके से नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली उसकी डेफिनेशन भी दी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या होता है। सो जो 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, एंड ऑल्सो एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा क्या होता है। सो इसका मतलब है कि जितने भी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उन सब के फाइनेंसेस के लिए जो एक एक्शन एजेंडा बनाया गया था एडिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की कैपिटल है, राइट। वर्ल्ड वाइड कब इसको शुरू किया गया था? 2015 में। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि 2022 की जो रिपोर्ट है उसकी क्या फाइंडिंग्स है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से पॉवर्टी, फूड हंगर एंड इनएक्सपेंसिव एनर्जी का अफेक्ट हुआ है, उसका इंक्रीज हुआ है। क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज भी इन्हीं सब की वजह से जो है एग्जैसरबेट हुए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं। ऐसा कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है सेकंड, ये दूसरी बार है कि उनमें डिक्लाइन देखा गया है। ज़्यादातर जो डिलेड रिकवरी देखी गई है 2021 में वो है पुअर एंड वल्नरेबल नेशन की, जिन्होंने एसडीजी इंडेक्स स्कोर में एक लोअर देन एवरेज स्कोर जो है अचीव किया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स की। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, किसी एक कंट्री में अगर हार्मफुल एक्टिविटीज हैं या नेगेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं, उस एक कंट्री का इफेक्ट जब दूसरी कंट्री पर आता है, उसी को इंटरनेशनल स्पिल ओवर इफेक्ट जो है कहा जाता है। यानी कि वन कंट्रीज एक्टिविटीज आइदर दे हेल्प और दे हार्म अनदर वन विदाउट being reflected in market pricing or internalized by the consumers and producers। यानी कि बिना इस चीज का रिफ्लेक्शन मार्केट लेवल पे दिखाई दिए, जब एक कंट्री की एक्टिविटीज या तो हेल्प करती हैं या फिर हार्म करती हैं दूसरी कंट्री की एक्टिविटी में, उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। सो बेसिकली इंडिया को 121 रैंक दिया गया है आउट ऑफ द 163 नेशंस जिनको असेस किया गया। टॉप पोजीशन रही है फिनलैंड की। 2022 में इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 117, एंड 2021 में हमारी पोजीशन मिली 120, और थर्ड ईयर में जो है 2022 में हमारी पोजीशन रही 121। यानी कि आप ये यू कैन सी कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है, डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के हिसाब से, एसडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया जो है पेस पर है एसडीजी 13 को अचीव करने की, जो कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। हालांकि रिपोर्ट ये कहती है कि आउट ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू मीट 11 ऑफ देम। इंडिया के ना तो नेशनल ना ही फेडरल बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कोई भी एक्सप्लिसिटरी रेफरेंस या जिक्र मिलता है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। Now let us talk about the standards for electric vehicle batteries. So we know कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या फिर ई मोबिलिटी की डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ रहा है, एंड हमारा एक गोल भी है कि बाय द ईयर 2030 हम 30% ई मोबिलिटी को अचीव कर सके।
उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़रूरत है एक तो चार्जिंग स्टेशन की एंड ऑल्सो द बैटरीज। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसने स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज को नोटिफाई किया है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं स्पेशली द लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक्स और उनके परफॉर्मेंस टेस्टिंग के सिस्टम, उन सभी को जो है नोटिफाई किया जा सके फॉर द इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड रोड व्हीकल। ठीक है, सो दिस इज द आईसो नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड का जो आईसो नंबर दिया जाता है एज पर दी नोटिफिकेशन वो है 17855। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। खास करके रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से इन नोटिफिकेशंस को लाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की पार्क्ड कार्स। सो ईवी की बैटरी कौन कौन सी इंक्लूडेड है? लिथियम आयन बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी एंड सॉलिड स्टेट बैटरी एक्सेट्रा। सो लिथियम आयन बैटरीज जो है बेस्ट सूटेड है, क्योंकि इनका जो पावर टू वेट रेशियो होता है वो हाई होता है, यानी कि वेट तो बहुत कम होता है लेकिन पावर जनरेशन ज्यादा होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है एंड मिनिमल सेल्फ डिस्चार्ज होता है एक्सेट्रा। तो इसी सब की वजह से लिथियम आयन बैटरीज को अच्छा माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द ई मोबिलिटी। मिनिमम सेल्फ डिस्चार्ज का मतलब होता है जब बैटरी इज नॉट इन यूज्ड तो वो धीरे धीरे अपना चार्ज जो है डिस्चार्ज करती चली जाती है एंड देन फाइनली इट लूजेस इट्स लाइफ। लेकिन लिथियम आयन बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता है, उसका मिनिमल सेल्फ डिस्चार्ज होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसने इस चीज को नोटिफाई किया है, रूल्स को और स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया है। 1986 का जो बिज एक्ट का उसके अकॉर्डिंग जो है इस बॉडी को बनाया गया था जो इंडिया में स्टैंडर्ड्स सेट करती है। क्लियर? 2016 में जब इस एक्ट को अमेंड किया गया तो बिस को यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया गया। बिस की एक्टिविटीज इंक्लूड है सबसे पहले सर्टिफिकेशन की, जिसको हम ISI मार्क भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो मार्क होता है वो। गोल्ड ज्वेलरी की, सिल्वर ज्वेलरी एंड गोल्ड बुलियंस की जो हॉल मार्किंग होती है उसका काम भी बिस का होता है। इको मार्क देना यानी कि इको फ्रेंडली आइटम्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना। लेबोरेटरी सर्विसेज फॉर टेस्टिंग एंड असेसमेंट के लिए अवेलेबल करवाना। Now let us talk about the electricity promoting renewable energy through the Green Energy Open Access Rule. So we know कि Ministry of Power along with the Ministry of New and Renewable Energy ने एक Green Energy Open Access Scheme लेके आए थे। उसी के अंदर एक पोर्टल भी बनाया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर की जा सके। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी से यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एज वेल एज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए अवेलेबल की जाएगी विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। सो इन रूल्स के हिसाब से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी वो पहले थी 1 मेगावाट, अब उसको रिड्यूस करके 100 किलोवाट कर दिया गया है। ओपन एक्सेस अलाउ करता है स्मॉल यूजर्स को ताकि वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस कर सके एंड ऑल्सो ओपन एक्सेस की परमिशन विद इन 15 डेज दे दी जाएगी थ्रू द नेशनल पोर्टल जिसको ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल भी कहा गया है। यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के जो अंदर जितनी भी कंपनीज ऑब्लिगेटेड हैं रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने के लिए उन सभी को एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूजर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये जो यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उसका मतलब यह है कि हर एक जो डिस्कॉम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन सभी के एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से खरीदनी पड़ती है। इसी को यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहा जाता है। क्लियर? अगर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोड्यूस करना है फ्रॉम द ग्रीन एनर्जी तो क्रॉस सब्सिडी एंड एक्स्ट्रा सरचार्जेस अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे कि वी नो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और उसके लिए बजट में काफ़ी एलोकेशन भी किया गया है। अमोनिया का जो है प्रोडक्शन भी ग्रीन तरीके से करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो उसमें कोई भी क्रॉस सब्सिडी या फिर एक्स्ट्रा सरचार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। क्रॉस सब्सिडी का क्या मतलब होता है? जो टैरिफ होता है वो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसके लिए बढ़ा करके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और बायर्स को सब्सिडाइज प्राइस पे दिया जाना ही क्रॉस सब्सिडी कहलाता है।
Now let us move on to the next article, which is about the achievement of the 10% ethanol blending. So India ने finally by November 2022 10% ethanol blending को जो है अचीव कर लिया गया, यानी कि गैसोलीन में 10% इथेनॉल जो है मिक्स करके जो है यूज करना था, दैट इंडिया हैज अचीव्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बढ़ा करके 20% इथेनॉल कर दिया है, यानी कि अब इंडिया को 20% इथेनॉल जो है अचीव करना होगा, और इसी को हम E20 फ्यूल भी कहते हैं। यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल में अगर 20% इथेनॉल मिक्स है तो उसको कहलाता है E20 फ्यूल। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला ये है कि जो इथेनॉल ब्लेंड है वो एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 99% एग्रीकल्चरली डिराइव्ड इथाइल अल्कोहल को कंबाइन किया जाता है गैसोलीन के साथ, जो कि बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल प्लांट बेस्ड फ्यूल्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। क्लियर? सो एग्रीकल्चरली डिराइव्ड इथाइल अल्कोहल 99% प्योर इन फॉर्म को अगर 20% वॉल्यूम में गैसोलीन को क्या है ब्लेंड करना है, तो यही क्या है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ने प्रॉफिटेबल मेज एंड इथेनॉल के लिए जो प्राइजेज हैं सेट कर दिए गए हैं, जो कि मेज और राइस से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को भी हेल्प कर रही है ताकि वो बैंक लोन ले सकें एट 6% इंटरेस्ट सबवेंशन, ताकि डिस्टिलेशन कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। एंड इंडिया जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। क्लियर? नाउ इसी कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी ने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल के जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑर्डर, जिसको 2005 में नोटिफाई किया गया था, उसमें भी इथेनॉल की डायरेक्ट सेलिंग अलाउ कर दी गई है, खास करके E100 की। Now E100 is a bioethanol, यानी कि it is completely free from any other fuel। इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस से जनरेट किया गया जो है इथेनॉल एज अ फ्यूल जो है यूज किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ब्लेंडिंग और मे बी एज अ सोल फ्यूल। सो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इट एम्स ताकि इथेनॉल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड आउटपुट है उसको इंक्रीज किया जा सके। इंडिया इज द 5th मोस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर यूएस, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। ओके, the next topic of the day is about the environment performance index। so India को environment performance index में 180th रैंक मिला है out of the 180th countries जिनको assess किया गया with a score of 18.9। clear? so now let us know about कि environment performance index कौन रिलीज करता है। सबसे पहले तो ये एक बाय एनुअल इंडेक्स है। ठीक है, बाय एनुअल का मतलब साल में 2 बार रिलीज होता है। 2002 में इसको शुरू किया गया था बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन एसोसिएशन विद द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी कि इनसेड। सो ईपीआई ने 180 नेशंस को असेस किया ऑन क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटैलिटी, यानी कि 3 बड़े पैरामीटर्स को यूज किया गया था, जिसमें क्लाइमेट चेंज है एक पैरामीटर, then environmental health है and of course the ecosystem vitality। इन मेट्रिक्स पर नेशंस की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया कि वो कितना एनवायरमेंटल पॉलिसी गोल्स की तरफ गोल्स को अचीव कर रहे हैं एंड हाउ डू दे हैंडल देयर एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि हाउ बेस्ट दे हैंडल देयर एनवायरमेंटल इश्यूज। सो इंडिया को जो है 180th रैंक मिला है आउट ऑफ द 180th कंट्रीज जिनको असेस किया गया। डेनमार्क ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। 2020 में जो है इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 168 थी। क्लियर? हालांकि इंडेक्स जो है ये कहता है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन को प्रायोरिटाइज करता है ओवर एंड अबव द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। सो बेसिकली ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल का ये 4th फाइनेंसिंग साइकिल है जो कि उसकी 62nd मीटिंग में कंप्लीट हो गया है। 4th फाइनेंसिंग साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब जो है नेक्स्ट फाइनेंसिंग साइकिल शुरू होगा जिसको बोलेंगे GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी 8, और जो पहला साइकिल था दैट वाज द GEF 7। क्लियर?
सो बेसिकली ये जो फाइनेंसिंग साइकिल है, फाइनेंसेस इंश्योर करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ओशंस, ग्रीन सिटीज, एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्लियर? सो हाइलाइट्स क्या है? सबसे पहला ये है, जो लीडर्स हैं दे हैव प्लेज्ड फॉर नेचर, ताकि जो स्पीसीज के लॉस हैं उसको रिवर्स किया जा सके बाय द ईयर 2030, सो एज टू सेफ गार्ड biodiversity not only on land but also on the sea। 29 डोनर कंट्रीज रही, क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जिसमें उन्होंने 5.33 बिलियन डॉलर्स के फाइनेंस को ऑफर किया, सो एज टू रिप्लेनिश द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड 8, जो कि जुलाई 2022 से शुरू होकर जून 2026 तक जो है कंटिन्यू करेगा, ताकि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट गोल्स को अचीव किया जा सके। ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल फंड है जो कि एड्रेस करता है एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज को। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। सो बेसिकली एक यूनिक अलायंस है 18 इंस्टीट्यूशंस का, जिसे मैनेज किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। सो किस किस चीज को ये फाइनेंस करता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 के अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में, वहीं से ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ताकि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके सॉल्यूशन के लिए फाइनेंसेस को इंश्योर किया जा सके। तो किस किस कन्वेंशन को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फाइनेंस करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि यूएनसीबीडी। दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी। Then Minamata Convention on Mercury Pollution and Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. All right. The next news is of the Platygomphalus benedictarum. ठीक है। सो प्लेटिगोम्फस बेनिटेरम बेसिकली एक ड्रैगन फ्लाई है जिसको असम में फाउंड किया गया है, एंड इट हैज बीन नेम्ड, यानी कि इसको नाम दिया गया है आफ्टर नॉर्थ ईस्ट के दो पायनियरिंग विमेन साइंटिस्ट हैं, उनके उनके नाम के ऊपर, उनके ऑनर में इसको नाम दिया गया है। सबसे पहले है मोनिशा बहल और दूसरे हैं ग्रीन हब क्रिएटर रीता बैनर्जी। सो उन्हीं के नाम पर जो है इसको नेम किया गया है। अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो असम में इन दोनों रिसर्चर्स ने एक मेल स्पीसीज ऑफ प्लैटिगोम्फस बेनिटेरम को आइडेंटिफाई किया था इन द ईयर 2020 नियर द ब्रह्मपुत्रा, और उसके बाद जो है अब इसका नेमिंग हुआ है। मेल स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था जिसमें ये फाउंड आउट किया गया दैट इट वाज द न्यूली हैच्ड मेल स्पीसीज ऑफ द ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसेल फ्लाई बिलोंग्स टू द ओडेंटा ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा, यानी कि जो आर्थ्रोपॉड फाइलम है उसका जो ऑर्डर है इंसेक्टा, उसके सब ऑर्डर है ओडेंटा, उससे ये बिलोंग करते हैं। क्लियर? सो ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। सो बेसिकली जो भी इंसेक्ट ओडेंटा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं उनका एक ऐसे सिंगल विंग होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द वेन्स विच आर विजिबल। सो ट्रांसपेरेंट सिंगल विंग का होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द Odonata order, suborder of the class Insecta, which is under the phylum Arthropoda. Arthropoda का अगर literal मतलब देखा जाए from the Latin word, so arthro means jointed and pod means feet. So basically all those insects जिनके jointed appendages होते हैं, जैसे कि insects में देखा जाता है, so they all fall under the phylum Arthropoda. So what is important in this news is the name of the species, which is Platygomphalus benedictarum. This could be asked in the prelims as a one-line question, that Platygomphalus benedictarum was in news for which of the following reasons. The next news of the day is about the ribbonweed. So basically Australia के west coast से भी there has been a finding with regard to the biggest ribbonweed. So we were talking about the discovery of the biggest ribbonweed of the coast of Australia.
राइट, सो बेसिकली रिबन वीड क्या होते हैं, ये एक तरीके की सी ग्रासेस होती हैं और वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट है, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर्स तक, 180 किलोमीटर्स तक स्प्रेड हुआ है, एंड इट इज सेड दैट इट कंटेन्स twice as many chromosomes as in any ordinary plant, एंड ये लगभग 4500 ईयर ओल्ड प्लांट है। अगर मान लेते हैं जैसे किसी प्लांट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सो बेसिकली रिबन वीड में आपको 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिलेंगे। क्लियर? सो ये बिलोंग, इसका साइंटिफिक नेम है पोसाइडोनिया ऑस्ट्रेलिस, पोसाइडोनिया ऑस्ट्रेलिस, एंड इट इज 4500 ईयर ओल्ड एंड लगभग फैला हुआ है 180 किलोमीटर तक। सो रिबन वीड आर नथिंग बट एक तरीके की सी ग्रास ही होते हैं। हर साल ये 35 सेंटीमीटर ग्रो करता है, मगर सेकंड, अगर हम इसके बाद देखें तो सेकंड बिगेस्ट प्लांट जो है वो उथा में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है, उथा में क्वेकिंग एस्पेन क्लोनन कॉलोनी है, जो कि लगभग 43.6 हेक्टेयर्स तक फैली हुई है, और ये सेकंड बिगेस्ट प्लांट है आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिबन वीड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज वेस्ट कोस्ट। इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्री है वो हावड़ा के बोटानिकल गार्डन में लोकेटेड है, विच इज कॉल्ड एज द ग्रेट बनियान ट्री, जो कि 1.41 हेक्टेयर में spreaded है। क्लियर? So with this we wind up this session. I hope you like it, and thank you so much for watching Perfection IS, and have a nice day.